बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद काज़िम अली नकवी एडवोकेट। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही अहम लीगल टॉपिक पॉलीगैमी यानी दूसरी शादी, इस हवाले से कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि कौन से लॉज हैं जो पाकिस्तान में पॉलीगैमी से डील करते हैं। तो पॉलीगैमी यानी दूसरी शादी, जिसका ये जब भी कोई बंदा सुनता है तो पाकिस्तान में ये एक सबसे पहले सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पाकिस्तान में दूसरी शादी करना जायज़ है या फिर ये इलीगल है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पॉलीगैमी बेसिकली ये दूसरी शादी जो है ये इस्लाम में परमिसिबल है। तो पाकिस्तान चूँकि एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री में कोई भी ऐसा लॉ जो अगेंस्ट द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम हो वो नहीं बन सकता, या वो अगर बन जाए तो वो काबिल अमल नहीं हो सकता। तो पॉलीगैमी पर कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है पाकिस्तान में कि जिससे कहा जा सके कि पॉलीगैमी जो है वो इलीगल है। हाँ, लेकिन पॉलीगैमी को रेगुलराइज करने के लिए लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं और वो मैं लॉज आपके साथ शेयर करूंगा। वो कौन से लॉज हैं? पॉलीगैमी के मतलब दो ग्रुप्स जो हैं पाकिस्तान में वो पाए जाते हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि पॉलीगैमी जो है क्योंकि इस्लाम में अलाउड है, लिहाजा इस पर किसी किस्म की ना कोई चेक होना चाहिए, ना ही इसको रेगुलराइज करना चाहिए। इवन अगर एक शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो उसे आज़ादी होनी चाहिए। और दूसरा ग्रुप ये कहता है कि पॉलीगैमी जो है इसे प्रोहिबिट होना चाहिए क्योंकि ये अगेंस्ट द वुमेन राइट्स है। तो नाज़रीन, इसमें मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि जो इस्लामिक लॉ है वही बेसिक जो है वो प्रवेल करेगा पाकिस्तान में। जो भी कोई लॉ बनता है, अगर कोई भी लॉ इस्लामिक लॉ से हटकर बनता है या उसके अगेंस्ट बनता है तो वो लॉ जो है वो काबिल अमल नहीं होगा। उसको किसी भी वक्त जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है। तो पाकिस्तान के आइन में आर्टिकल 227 है कि जो प्रोवाइड करता है कि कोई भी लॉ अगेंस्ट द इंजेक्शंस ऑफ इस्लाम नहीं बनेगा। और इसी पर्पज़ को अचीव करने के लिए आर्टिकल 228 के तहत काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है। वो एक बॉडी है कि जो पार्लियामेंट और जुडिशरी को भी एडवाइस करती है लॉज के हवाले से। अगर कोई ऐसा लॉ हो जिसके जो मुबहम हो कि आया ये इस्लाम के मुताबिक है या इस्लाम के अगेंस्ट है, तो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की जुरिस्डिक्शन में वो लॉ आएगा। अब थर्डली मैं चलता हूँ कि कौन से लॉज हैं जो पॉलीगैमी को डील करते हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में 1961 में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस जो है वो लेजिस्लेट हुआ। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस एक लॉ है जो शादी से रिलेटेड निकाह रजिस्ट्रेशन से डील करता है। और ये निकाह रजिस्ट्रेशन को पहली दफ़ा 1961 के बाद जो है वो एक कहा गया कि निकाह जो भी होगा निकाह उसको रजिस्टर किया जाएगा। अगर रजिस्टर नहीं किया जाता किसी निकाह को तो वो एक इलीगल एक्ट होगा। और इसी तरह पॉलीगैमी से रिलेटेड इसमें एक सेक्शन ऐड किया गया, सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, जो कि बताता है कि पॉलीगैमी जो है वो अगर कोई बंदा दूसरी शादी करना चाहता है तो उस दूसरी शादी करने का तरीकाकार क्या होगा। इसमें कतई तौर पर किसी तौर पर भी इस पर कदगर नहीं लगाया गया कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसमें एक तरीकाकार बता दिया गया है कि वो कौन सी सूरत हाल है और कौन सा तरीकाकार है जो आप अडॉप्ट करेंगे अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है। अब दूसरी शादी को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए और प्रोहिबिट करने के लिए ये जो हमारे ट्रेडिशनलिस्ट हैं वो समझते हैं कि इन लॉज को जो है वो ख़त्म होना चाहिए। अब इन लॉज पे मुख्तलिफ किस्म की तनकीद भी होती रही कि पॉलीगैमी को किसी तौर पर रेगुलराइज नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह किया जाएगा तो वो ये जो है कि इस्लाम के अगेंस्ट बात जाती है। तो अब पॉलीगैमी में जो सेक्शन 6 है मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस को उसमें प्रोविजन है कि अगर एक बंदा दूसरी शादी करना चाहता है तो वो करेगा क्या कि वो सबसे पहले एक एप्लीकेशन देगा जो उसकी रेलिवेंट यूनियन काउंसिल है या म्यूनसिपल कमेटी है या जिस बॉडी में भी, जिस शहर में भी रिजाइड करता है, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है उसमें जो उसका हेड है, अगर तो इलेक्टेड बॉडीज नहीं मौजूद तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा उसके पास एक एप्लीकेशन मूव करेगा और एप्लीकेशन में वो रीजंस लिखेगा कि वो दूसरी शादी क्यों करना चाहता है। और जब वो एप्लीकेशन मूव करेगा तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो उसका नोटिस जो है, उसकी जो पहली बीवी है उसको नोटिस सेंड किया जाएगा और उसके बाद जब नोटिस की तामील हो जाएगी तो वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल उसको कॉन्स्टिट्यूट करेगा। आर्बिट्रेशन काउंसिल में जो एप्लीकेंट है और जो रिस्पोंडेंट है इन दोनों की तरफ से एक एक बंदा जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल में जो है वो शामिल किया जाएगा और दे विल सी के वो उस पर देखेंगे कि क्या ये एप्लीकेशन वैलिड है, क्या ये जो रीजंस इसने दी हैं दूसरी शादी करने के लिए, क्या इन रीजंस की बेस पर इसे दूसरी शादी करने की इजाज़त दी जानी चाहिए या नहीं। अब ये सारा अमल करने के बाद आर्बिट्रेशन काउंसिल की प्रोसीडिंग होने के बाद
चेयरमैन या एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी होगा, और अगर वो समझता है कि दूसरी शादी करने की इजाज़त दी जानी जो है वो ज़रूरी है तो वो एक इजाज़तनामा जो है वो जारी कर देगा। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि अगर बीवी पहली बीवी खुद राज़ी है और वो उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वो एक एफिडेविट अगर दे देगी तो फिर जो है वो इजीली जो है वो इजाज़तनामा चेयरमैन या एडमिनिस्ट्रेटर से आप हासिल कर लेंगे और दूसरी शादी इस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर इस प्रोसीजर को वायलेट करते हुए अगर कोई बंदा चेयरमैन या एडमिनिस्ट्रेटर के पास एप्लीकेशन नहीं देता दूसरी शादी की इजाज़तनामे के लिए और ना अपनी पहली बीवी से इजाज़त हासिल करता है और दूसरी शादी कर लेता है तो फिर क्या होगा? तो इसमें फिर अगेन सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 है पॉलीगैमी का, वो इससे डील करता है कि अगर वो दूसरी शादी बगैर इजाज़तनामा हासिल किए कर लेता है तो दैट विल बी कंसिडर एज अगेंस्ट द लॉ। यानी कि यहाँ पर भी पॉलीगैमी को अगेंस्ट द लॉ नहीं कहा गया। एक जो उसकी जो प्रीरेक्विजिट है दूसरी शादी करने का, अगर आप वो पूरा नहीं करते और उसके बगैर शादी आप कर लेते हैं दूसरी, तो तब वो अगेंस्ट द लॉ ये एक्ट समझा जाएगा। और जब अगर आप ये अगेंस्ट द लॉ एक्ट करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस में आपको जो है फ़ौरन जितनी भी अमाउंट जो आपकी डावर की बनती है, डेफर्ड डावर हो या प्रॉम्प्ट डावर, यानी कि मुअज्जल और गैर मुअज्जल हक में, ये आपने अगर अदा नहीं किया तो आपको फ़ौरन अदा करना पड़ेगा अपनी पहली बीवी को। और सेकेंडली आपके खिलाफ आपकी अगर जो फर्स्ट वाइफ है वो चाहे तो आपके खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर सकती है सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 के तहत। और अगर वो कंप्लेंट जो कोर्ट ऑफ लॉ में चलती है और उसके एट द एंड रिजल्ट जो है आप गिल्टी डिक्लेयर हो जाते हैं तो आपको 1 साल सज़ा या 5 लाख रुपए जुर्माने तक जो है वो उसकी सज़ा हो सकती है, वो आपको अदा करना पड़ेगा। अब क्या अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो क्या सिर्फ वो आपकी पहली बीवी जो है आपको कंप्लेंट कर सकती हैं, कोई और भी कर सकता है? तो उसमें गुजारिश ये है कि इवन अगर आपके यानी कि बच्चे हैं और वो बालिग हैं तो वो भी आपके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एग्रीव्ड पार्टी की डेफिनेशन में आते हैं। ये जो पहले मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के साथ मुस्लिम फैमिली लॉ रूल्स थे, तो उसका जो रूल 21 था इनिशियली वो ये कहता था कि अगर दूसरी शादी कोई बंदा करता है बगैर इजाज़तनामे के तो उसके अलावा अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो वो यूनियन काउंसिल का प्रेरोगेटिव है कि उसके अलावा कंप्लेंट फाइल करें। लेकिन इसके बाद इसमें अमेंडमेंट आ गई इस रूल 21 में 1976 में, जो ऑफिशियल गजट में भी पब्लिश हुई। उस अमेंडमेंट की रूल से जो यूनियन काउंसिल का वर्ड है इसको खत्म करके रिपील करके इसकी जगह पर जो है एग्रीव्ड पार्टी का वर्ड जो है वो शामिल किया गया। और एग्रीव्ड पार्टी में कोई भी बंदा दूसरी शादी से अगर एग्रीव्ड है तो वो उस बंदे के खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उस एग्रीव पार्टी में बेसिकली उसकी फर्स्ट वाइफ आ सकती है, यहाँ उसके बच्चे आ सकते हैं, और थर्डली इवन जो सेकंड वाइफ है अगर उसने अपनी दूसरी बीवी को पहली शादी के मुतालिक नहीं बताया तो वो भी इस शख्स के खिलाफ जो है कंप्लेंट फाइल कर सकती है। और इस कंप्लेंट में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि वो जो शख्स जिसने दूसरी शादी की है बगैर इजाज़तनामे के वही जो है वो अक्यूज्ड होगा इसमें, बल्कि वो निकाह रजिस्ट्रार अगर उसे इन्फॉर्मेशन दी कि इसकी पहली शादी है और बगैर इजाज़तनामे के वो निकाह रजिस्टर करता है तो वो भी इसमें जो है वो शरीक जुर्म समझा जाएगा और उसको भी ये जो है वो सजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि निकाह रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आप दूसरी दफ़ा शादी कर रहे हैं उसकी निकाह रजिस्ट्रेशन के लिए भी ये प्री रेक्विजिट है कि आपने इजाज़तनामा प्रोवाइड करना है। और यहाँ पर अक्सर जो होता है वो मिसरिप्रेजेंटेशन करके दूसरी शादी कर ली जाती है कि निकाहनामे में लिख दिया जाता है कि वो कुंवारा है या फिर कुछ भी ऐसा गलत फैक्ट मेंशन करके रजिस्टर करवा लिया जाता है। तो अगर कोई बंदा ऐसा करता है, गलत फैक्ट मेंशन करवा के दूसरी शादी रजिस्टर करवाता है, तो उसके खिलाफ अलहदा एक पाकिस्तान पिनल कोड के तहत 420 का जो है वो भी ऑफेंस मेड आउट होता है और उसके खिलाफ जो है FIR रजिस्टर हो सकती है। अब लास्टली जो है मैं टॉपिक को कंक्लूड करते हुए जो है वो आऊँगा और एक इसमें आपके साथ शेयर करूँगा कि जो क्योंकि पाकिस्तान चूँकि इस्लामिक कंट्री है और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा तबका जो ये समझता है कि पॉलीगैमी जो है इस पर कोई किसी किस्म का चेक नहीं होना चाहिए और इसको रेगुलराइज करने के लिए इवन जो लॉज एग्जिस्टेंस हैं ये भी ख़त्म होने चाहिए, रिपील होने चाहिए। तो इसमें इन लॉज को बेहतर तौर पर समझने के लिए 2 साइटेशंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर वो पढ़ना चाहें लॉ स्टूडेंट्स तो वो उसको पढ़ें और उससे आपको पॉलीगैमी का जो कंसेप्ट है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। उसमें PLD 2000 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज नंबर जो है 156 है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त साइटेशन। और सेकेंडली PLD 2017 सुप्रीम कोर्ट 156 पेज नंबर। तो ये 2 साइटेशन हैं जो बड़ा क्लियरली जो है वो लेबोरेट तरीके से कोर्ट्स ऑफ लॉ ने हेल्ड किया है कि ये जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है पॉलीगैमी के लिए ये जो है ऐन इस्लाम के मुताबिक है और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अगेंस्ट द इंजक्शंस ऑफ इस्लाम हो।
जबकि जो इस्लामिस्ट हैं वो इस चीज़ पर जो है फोर्स करते हैं कि चूंकि कुरान की नस यानी कि आयत मौजूद है, सूरह निसा में आयत नंबर 3 है कि जो ये इजाज़त देती है एक शख्स को कि वो एक से ज़ायद बीवियाँ रख सकता है, तो इसलिए इस पर किसी किस्म का कोई चेक नहीं होना चाहिए, ना इसको रेगुलराइज होना चाहिए। तो इसमें जो इस्लामिक लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप अदल कर सकते हैं तो आप एक से ज़ायद जो है बीवी रख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आप अदल नहीं कर सकेंगे तो आपको एक की हद तक जो है इक्तफा करना चाहिए। इसी तरह अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहता है तो उससे पे जो सेक्शन 6 में मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का है उसका जो प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा और उसको प्रॉपर रीजंस जो हैं वो देनी पड़ेंगी चेयरमैन या एडमिनिस्ट्रेटर को आर्बिट्रेशन काउंसिल के सामने। उसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि वो दूसरी शादी करने जो चाह रहा है उसके लिए वो प्रॉपर रीजंस रखता है। और अगर इस प्रोसीजर को वायलेट करके वो दूसरी शादी करेगा तो कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर उसे 1 साल सज़ा और 5 लाख रुपए जुर्माना तक हो सकता है अगर उसके अलावा कोई कंप्लेंट करता है। तो इसमें एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई कंप्लेंट फाइल नहीं करता तो गवर्नमेंट इटसेल्फ जो है वो कोई भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगी और जब तक कि कोई कंप्लेनेंट कोर्ट में जाकर कंप्लेंट फाइल ना करे। और लास्टली जो है एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि दूसरी शादी को रजिस्टर कराने के लिए ये प्रोसीजर है। अगर कोई शख्स दूसरी दफ़ा शादी करता है और उसको रजिस्टर नहीं कराता, उसे निकाह करता है, तो शरई निकाह करने पर किसी किस्म का कोई जो है कदगन नहीं है और ना ही जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ जा सकता है कि शरई निकाह इनका हुआ है लिहाजा इसके खिलाफ जो है प्रोसीडिंग की जाए जब तक कि कोई निकाह रजिस्ट्रेशन का प्रूफ ना हो। तो व्यूअर्स, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद पॉलीगैमी या दूसरी शादी के हवाले से जो पाकिस्तान में लॉज हैं इस हवाले से बुनियादी इन्फॉर्मेशन आपको हासिल होगी और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प साबित हुई होगी। तो अगर आपके मज़ीद कुछ सवालात हों तो आप नीचे दिए गए नंबर पर किसी वक्त रब्ता कर सकते हैं या कमेंट्स कर सकते हैं या मेरी वेबसाइट www.olcstk.com को किसी भी वक्त विजिट कर सकते हैं।